एक्चुअल में ना हाँ भाई, लास्ट क्लास का टॉपिक बताइए जरा क्या है। फर्स्ट रिएक्शन का सब पढ़ा दिया है कि कुछ रह गया? ग्राफ क्वेश्चन करा दिए थे, ग्राफ रह गया। ठीक है, चलो तब तक बच्चे आएंगे, तब तक मैं लिखता हूँ। ओए पीपीटी क्यों नहीं लगाई है? अरे यार, इसको बुलाओ भाई कोई। हाँ, कल संडे आप लोगों का पेपर है? अच्छा कोई बात नहीं, तो अगले संडे एक्स्ट्रा तो नहीं होगा फिर? अगले संडे। हाँ पीपीटी उनको भेजिए, वो कौन लगाते हैं यहाँ पे डेली। हाँ, उनको बोलना कि जो डेली पीपीटी लगती है ना वही लगा दो, वो पूरे चैप्टर की एक साथ है। हाँ हाँ, तो उसमें डिलीट में कर लेता हूँ। देखो, तुम लोगों का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है? नहीं, बता देता हूँ कब कब है। मंजिल बैच में जाओगे तो कल वीडियो एक अपलोड किया गया है, ठीक है। तो रिवीजन जो है हमेशा मंडे को होगा, क्योंकि संडे को पेपर रहता है। तो यदि मैं सैटरडे या फ्राइडे कराऊंगा तो बच्चे परेशान रहेंगे, ठीक है। तो मैं मंडे करा रहा हूँ, क्योंकि संडे पेपर देते हो तो मंडे पूरा जो डेली लगाते हो ना आप, लेक्चर नंबर 1 बस वही लगा दो। हाँ यही, हाँ लेक्चर नंबर 1 वो पूरे चैप्टर की एक साथ है। हाँ, बस यही लगा दो। हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मंडे को रिवीजन कराऊंगा रात में 8 बजे से लेके 11 बजे तक, 3 घंटे सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं, जैसे मोल हो चुका है एंड लिक्विड सोल्यूशन, जो मतलब आपका ऑर्डर है वही ऑर्डर रिवीजन का है। मंडे को रिवीजन और ट्यूसडे को टेस्ट 10 बजे रात में टेलीग्राम पे होगा, उसी चैप्टर का 30 क्वेश्चन का। और वेस्डे को सुबह 10 बजे आंसर किया जाएगा। इतना काम हम लोग करेंगे। संडे को आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जब संडे टेस्ट होता है पढ़ते तो सैटरडे ही हो, तो अपना पढ़ो सैटरडे। मंडे को तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो, तो मंडे को मैंने रिवीजन रखा है आराम, ऊपर से 8 बजे रखा, जैसे खाना ना खा के बैठो, 11 बजे तक हमारे साथ रिवीजन करो, और फिर मानो तो पढ़ो, नहीं तो सो जाओ पढ़ के। हाँ, संडे को बच्चे टेस्ट देते हैं, बात ये है। तो इस वजह से मैंने संडे को नहीं रखा कि संडे को बच्चे टेस्ट देते हैं तो फिर कहते हैं कि यार अब सो लिया जाए, क्योंकि सैटरडे रात में पढ़ते होंगे। जब कोचिंग का बंक मार देते हैं तो इसका मतलब पढ़ाई करते होंगे, तो रात में भी पढ़ते होंगे। अच्छा, सैटरडे वाला मंडे कवर करते हो, तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है रिवीजन करना, बिना रिवीजन करे भी पेपर दे सकते हो। अब भाई सारी ख्वाहिशें थोड़ी पूरी होती है, अब मैनेज करो। अब मुझे हेडिंग बताओ, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ क्वेश्चन हो गए थे, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दूं फिर मैं सारे। फर्स्ट ऑर्डर के सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ग्राफ बताने बाकी हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर अब होगा, ठीक है, यहां तक है इसका मतलब। कितनी स्लाइड है? 45। इतनी स्लाइड है, क्या है यहां से? ठीक है,
हाँ, अब जरा देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर भी चेंज। हाँ देखो, अब जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास को छोड़ा था उसी जगह से करते हैं। तो आपका टेस्ट का पूरा शेड्यूल बता दिया है। मंडे को रिवीजन करेंगे, ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे, वेडनेसडे को आंसर की आएगी। और हर हफ्ते यही चलेगा, हफ्ते में एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऑर्डर वही है जो आपके बैच का ऑर्डर है। जिस ऑर्डर में आपके बैच में पढ़ाया जा रहा है उसी ऑर्डर में रिवीजन है, और उसी ऑर्डर में हर जगह पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो ऑनलाइन का बैच हो चाहे ऑफलाइन का बैच हो, सेम ऑर्डर चल रहा है। तो उसी ऑर्डर में रिवीजन चलेगा। पहले मोल पढ़ाया है तो मोल, अगला चैप्टर लिक्विड पढ़ाया है तो लिक्विड, फिर अगला चैप्टर काइनेटिक पढ़ाया है तो काइनेटिक, अगला थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा तो थर्मोडाइनमिक्स, फिर थर्मोकेमिस्ट्री, उसी तरह से चलता चला जाएगा। आप, मैंने कहा था मैं सब कुछ करा दूंगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कर कितना पाते हो। आपको रिवीजन भी कराता चल रहा हूँ, टेस्ट भी लेता चल रहा हूँ पर चैप्टर। इसके बाद भी अभी काम करूंगा, थोड़ा सा और टाइम और खिसकेगा तो फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना दूंगा। जैसे ये है, ये क्या बोलते हो, पीपीटी है ना, ऐसी पीपीटी बना के दे दूंगा। जैसे क्वेश्चन की पीपीटी आती है, एक मिनट, ऐसी। तो क्वेश्चन होगा, आपको खाली पीपीटी दे दूंगा, आप करो, फिर एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपको एनसीईआरटी भी करा दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। मगर हाँ, वो सब कुछ याद रखना सबसे टफ होता है। ठीक है ना, याद रखना सब कुछ टफ होता है। और आप सभी बच्चों से एक कहना है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू करना शुरू करो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स, बायो, सबके। उससे तुम्हें यह पता चलेगा किस चैप्टर से कितना आता है। पता चला कि आपने किसी चैप्टर को 4 महीने पढ़ा, क्वेश्चन आ रहा है कि, और दूसरा चैप्टर तुमने 5 दिन पढ़ा, उससे क्वेश्चन आ रहा है 3। तो एक क्वेश्चन में हमने 4 महीने खर्च किए, और जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसमें मैंने 10 ही दिन खर्च किए या 5 ही दिन खर्च किए। तो ये इसका मतलब मिसमैच हुआ ना। इसका मतलब तुम वहां पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लपट जाओगे, क्योंकि जहां से 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे वहां से उसने खूब बहुत बड़ा क्वेश्चन का पैकेज भी बना रखा होगा, मतलब वहां ज्यादा क्वेश्चन करने भी होंगे, क्योंकि वहां ज्यादा टॉपिक भी होगा। नहीं तो 3 क्वेश्चन क्यों पूछेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे से सिलेबस से 3 पूछेगा और बहुत बड़े सिलेबस से 1 पूछेगा। वो बड़े सिलेबस से बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े चैप्टर है। तो बहुत बड़े चैप्टर है तो उसमें क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा चैप्टर है तो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो पैदा है और 3 भी आ सकते हैं। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स से भी 2 क्वेश्चन पैदा है, 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो छोटे चैप्टर है उनसे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बड़े चैप्टर है उनसे ज्यादा पूछे जाएंगे, और हर जगह से पूछे जाते हैं। यदि कोई भी चैप्टर तुम नहीं पढ़ पाए, कम पढ़ा, या तुम्हें नहीं आता, इसका मतलब 2 क्वेश्चन गए तुम्हारे। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लो केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा होगा नहीं कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। यदि कोई चैप्टर तुम्हें नहीं आता, इसका मतलब तुम 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो लगभग। उसी तरह इनऑर्गेनिक से 12-13 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, 11 से 12। अब चैप्टर ही उसमें 6 या 5। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, डीएनए ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पी ब्लॉक। तो अब ये 6 चैप्टर है, अब 12 आने हैं, तो इसका मतलब समझ लो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। वहां पे बस किसी किसी से एक भी आता है, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नहीं आते, एक ही आता है, या तो 1 या 0। केमिकल बॉन्डिंग से 2 से 3 तक आएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 से 3 तक आएंगे, है ना, ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं इनसे। मगर ये चैप्टर भी तो बहुत बड़े बड़े हैं। डीएनए ब्लॉक से 1 या 2, ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन मिलेगा, ट्रेंडिंग एंडिंग वाला जो भी आ जाए।
ठीक है, पहले पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन तक आते थे क्योंकि पूरा पी ब्लॉक होता था। अब तो वो ट्रेंड है सिर्फ कि हाँ ट्रेंड कैसे कैसे क्या क्या भाग रहा है, छोटी छोटी चीजें। तो इसी तरह ऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अब 16 क्वेश्चन आते हैं तो जीओसी बड़ा टॉपिक है, तो जीओसी से 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, आइसोमरिज्म से 1 क्वेश्चन आ जाता है, आईपीएससी से 0 या 1, या तो 0 क्वेश्चन आता है या 1, या तो 0 आता है या 1। अब मान लो किसी ने आईपीएससी 16 लेक्चर पढ़ी है तो इसका मतलब वो बेवकूफ है, क्योंकि 0 वाले से 16 लेक्चर पढ़े जिससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन 3 क्वेश्चन पेड है, पेपर उठाओ चेक करो। एमीन एसिड एसिड डेरिवेटिव एमीन्स 2 क्वेश्चन पेड है, बायोमॉलिक्यूल्स 1 से 2 क्वेश्चन पेड है। तो जिससे 0 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमने 15 लेक्चर लिए। अब 0 आईयूपीएससी का यूज कहाँ है, पूरी केमिस्ट्री में कहीं यूज नहीं है। कब आता है कि फिनॉल का आईयूपीएससी नाम लिखना है, फिनॉल है। तो ये आपको सीखना होगा कि हम किस में ज्यादा क्वेश्चन करें, किस में कम क्वेश्चन करें। और ये सब सीखोगे कैसे, जब आप करोगे पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू आपके पिक्चर खोल देता है कि अरे यार इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं है तो तुम उस चैप्टर से क्वेश्चन करोगे भी नहीं। अब जैसे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में हर पेपर में देखो 2 से 3 क्वेश्चन एबीसीडी वाले आते हैं। आप चेक कर लो, किसी भी पेपर को उठा लो, 22 का उठाओ, 23 का उठाओ, 24 का उठाओ, इसका मतलब समझते हो, कम से कम 100 क्वेश्चन एबीसीडी वाले जरूर करने चाहिए। वो लास्ट में ही हो पाते हैं क्योंकि वो पूरी केमिस्ट्री से कनेक्ट होते हैं। मतलब जैसे ये होता है ना कि ये कंपाउंड है, ये रेजेंट दिया है, ए बना, फिर ये रेजेंट डाला, बी बना, फिर ये रेजेंट डाला, सी बना, सी ऑप्शन। ऐसे 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर पेपर में चेक करो, चाहे वो 22 24 का हो, चाहे 23 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 21 का हो, हर पेपर में इस बार भी आएंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन की पता चला हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन की ऐसी एक पीडीएफ होनी चाहिए जो इस तरह की हो, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि हाँ बस पढ़ लिया। अरे भाई एग्जाम निकालना है तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना होता है कि एग्जाम में आ क्या रहा है। जो एग्जाम में ज्यादा आएगा उसको हम ज्यादा पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में कम आएगा उसको हम कम पढ़ाएंगे, जो एग्जाम में आएगा नहीं उसको हम पढ़ाएंगे ही नहीं। ये होता है कि एग्जाम कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन करने से नंबर बनेंगे, नंबर से सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम को पकड़ के बैठा जाता है कि हाँ एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से सस्ते क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से महंगे क्वेश्चन आ रहे हैं। कि पता चला कोई ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत टफ है और एक क्वेश्चन दे रहा है, और कोई ऐसा टॉपिक होता है जो इजी है मगर एक क्वेश्चन दे रहा है, तो हम इजी वाले पे पहले फोकस कर लें क्योंकि वहां का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग इजी चैप्टर है, दुनिया में हर बच्चे को आता है, आप में से देखो सबको आते होंगे, सीबीएसई बोर्ड का भी पढ़ लो तो क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इन और पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन लगभग वैसा ही आता है जैसा सीबीएसई बोर्ड में आता है। ज्योमेट्री बताओ, लोन पेयर बताओ, ठीक है, ऑर्डर बताओ, और यही सीबीएसई बोर्ड में आता है, आपके स्कूल में भी यही आता है, चेक करो। तो इसका क्वेश्चन सबका बन जाता है। तो इसका मतलब ये चैप्टर से क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाना चाहिए, इसमें जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ठीक है, और आएगा भी पेपर में। एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आएगा और 2 से 3 केमिकल बॉन्डिंग से आएगा, और केमिकल बॉन्डिंग से एक जगह से क्वेश्चन आउट ही है, ज्योमेट्री से। आप देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसकी ज्योमेट्री बता दो, इस तरह का एक क्वेश्चन पेड है, आउट है। एक क्वेश्चन एमओटी से आउट है, आप चेक करो, नहीं तो फिर एमओटी पे गिरता जाके कि हाँ बॉन्ड ऑर्डर से पूछ लिया, कुछ पूछ लिया। तो सब टॉपिक डिवाइडेड है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आउट है, उन आउट वाले पोर्शन को हम पकड़ के ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। इसी तरह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले गए तो एक क्वेश्चन उसका आउट है आइसोमरिज्म से, आप चेक करो आइसोमरिज्म का एक क्वेश्चन पेपर में रहता है, 22 में भी है, 23 में भी है, 24 में भी है, एक क्वेश्चन आइसोमरिज्म से। अब पूरे आइसोमरिज्म में या तो वो स्ट्रक्चरल से पूछता है या ऑप्टिकल से पूछता है। इसी तरह वहां पर एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का वहां पर भी आउट है कि वो ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई ना कोई बात पूछ ही रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा होगा, या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, या इनर डी कॉम्प्लेक्स है, या इसकी ज्योमेट्री क्या है, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड क्या, कुछ ना कुछ उसमें पूछ ही रहा होगा एक क्वेश्चन। तो पीवाईक्यू करने से ये पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। पता चला हम चीज कुछ पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ आ रहा है, हम करके कुछ आ रहे हैं। तो मेहनत कहाँ करनी है ये पीवाईक्यू बता देता है। तो सब लोग पीवाईक्यू जरूर करो जिस चैप्टर को तुम खत्म कर चुके हो। जैसे फिजिकल में 2 खत्म हो गए, मोल एंड सोल्यूशन, उनके पीवाईक्यू करो। इसी तरह फिजिक्स वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी कुछ चैप्टर खत्म हो गए होंगे क्योंकि वो शुरू से चल रहा है तो काफी चैप्टर खत्म हो गए होंगे, उनके पीवाईक्यू करो। तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार पूछा क्या जा रहा है, हम उसी तरह की चीजें करें। कौन कौन सी चीजें अभी हमारी हुई हैं, कौन कौन सी नहीं है, किनको हमको पढ़ना है, किनको हमको नहीं पढ़ना है। तो पीवाईक्यू सारे बच्चे जरूर करें।
उससे आपको आइडिया रहेगा कि पेपर में आता क्या है, और उन्हीं चीजों को आप ज्यादा पढ़ो। पता चला पेपर में नहीं आ रहा है, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये तो फर्जीपना हो गया ना। जो पेपर में आ रहा है उस पर हमारा फोकस ही नहीं है, उस पर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, जो पेपर में नहीं आ रहा उस पर हमने 10 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो फायदा क्या हुआ। तो पीवाईक्यू इसीलिए बहुत जरूरी होता है करना। उससे क्या है, आपको एक आइडिया मिलने लगता है कि क्या पेपर में आता है, क्या पेपर में नहीं आता है। इसीलिए मैं पीवाईक्यू जरूर लाता हूँ कि हम जितने पीवाईक्यू हैं उसमें से कम कुछ नहीं तो हर टॉपिक के 5-7 पीवाईक्यू जरूर करा दो। उससे बच्चे को पता चल जाता है कि यार ये सस्ते क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या है, कोई जेई की बुक बच्चे के हाथ लग गई, अब पता चला यार वो बेचारा परेशान है कि यार इतने टफ टफ क्वेश्चन हो रहा है, ये तो हमसे निकल ही नहीं रहे। अब पता चला उनमें से उस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आ रहा है, उस कैटेगरी का कोई क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आ रहा है, और उस कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चा लगा के टाइम बर्बाद करके बैठा हुआ है किसी तरह कि यार चलो इस क्वेश्चन को किसी तरह सॉल्व करते हैं। अब पता चला उस कैटेगरी का क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है पेपर में। तो इन सब चीजों के बचने के लिए ही एक बेसिक आइडिया होता है कि हाँ, पीवाईक्यू से हमें एक आइडिया मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे, किस तरह के नहीं पूछेगा। अब जैसे आप करो, पैकेज करो या कोई बुक करो, तो उसमें पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन पड़ा है। अब पैरेलल रिएक्शन जरा एक बार चेक कर लो, नीट में कभी जिंदगी में आया भी है? नहीं, क्योंकि नीट के सिलेबस में नहीं है। तो क्या घंटा आएगा जब सिलेबस से ही गायब है? मगर हाँ, बुकों में पढ़ा हुआ है। अब बेचारा बच्चा उस टॉपिक को पढ़ता है, पहले टीचर पढ़ाता है, फिर बच्चा पढ़ता है, फिर उसको समझता है, फिर जाके उसके क्वेश्चन कर रहा है। ये दोनों का टाइम पूरा किल हुआ। क्यों? क्योंकि इससे कभी क्वेश्चन आना ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, तो कैसे आ जाएगा। मगर दोनों ने अपना टाइम किल किया, जहां टाइम किल नहीं करना चाहिए वहां टाइम किल कर दिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ही सिलेक्शन बनाती है। नहीं तो वही 24 घंटे तुम्हारे पास है, वही 24 घंटे उसके पास भी है जिसका सिलेक्शन हो रहा है, मगर उसको पता है किस चीज को कैसे ट्रैकल करना है। और यही आपको भी करना है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे ट्रैकल करना है। और उसके लिए आपको ट्रैकल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप पीवाईक्यू करो, तो आपको 2 बातें पता चलेंगी कि पढ़ने के बाद भी हम कर पाते हैं कि नहीं। भाई हमने चैप्टर पढ़ा, अब पता चला हमने जो चैप्टर पढ़ाया उस समय तो बच्चों को हमने समझा दिया, मगर मैंने उस लेवल का समझाया ही नहीं कि जिस लेवल से क्वेश्चन बनेगा। तो जब पीवाईक्यू करोगे, बनना है तो बस ठीक है, इसका मतलब तुम पढ़ा रहे हो, हम समझ भी पा रहे हैं, हम क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, इसका मतलब फिल है, मतलब जो पढ़ाई की जा रही है वो सही चल रही है। अब पता चला हम तो पढ़ाते हैं मगर पीवाईक्यू नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो हम पढ़ाने की हमारी डायरेक्शन गलत है, या तुम्हारे पढ़ने की डायरेक्शन गलत है। उसमें से पढ़ाने की डायरेक्शन ज्यादा गलत आएगी। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो उससे पीवाईक्यू नहीं बनना, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा नहीं रहे हो, या उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत जल्दी से निकाल दे रहे हो, और जिस कॉन्सेप्ट को आप घंटों पढ़ा रहे हो उससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें पीवाईक्यू करने से बच्चे के दिमाग में आने लगती है, उसको ये सब चीजें पता चलने लगती है कि पेपर चल कहाँ रहा है। इसीलिए कहा जाता है टेस्ट सीरीज भी दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी क्या होता है, क्वेश्चन लगभग नीट जैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं नीट में कुछ आ रहा हो टेस्ट सीरीज में कुछ आ रहा हो। हाँ, मगर स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो वो लगभग वैसा ही पेपर रखता है। फर्जी ना हो तो वही पेपर रखता है, लगभग नीट के जैसा पेपर होता है। तो सभी बच्चे पीवाईक्यू को जरूर फोकस करें, उनको जरूर करें, ठीक है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जेई भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन उसका जेई का क्वेश्चन भी उसके सामने से गुजर रहा होता है, कॉमन बुक होती है। बायो में ऐसा नहीं होता, तो बायो में एक बार पीवाईक्यू छूट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बायो में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो नीट का ही होगा या नीट के आसपास का होगा। मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है पता चला वो नीट का है ही नहीं, या जो क्वेश्चन कर रहे हो पता चला वो नीट का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों में आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, और बुकों में सब मिक्सअप है। तो वहां पर सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है, तो वहां पर पीवाईक्यू करना ज्यादा जरूरी है। चाहे एक बार बायो वाले मिस भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के नहीं मिक्स होना चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत डिफरेंसेस है। तो मैंने तो सालों साल दोनों पढ़ाए, तो मुझे तो आइडिया है कि हाँ यार कितना डिफरेंस है, मतलब बहुत डिफरेंस है। सुबह मैं पढ़ाता हूँ 8:30 बजे की क्लास, उसकी प्रयास 2.0 की, 1 बजे पढ़ाता था यकीन 2.2, और फिर शाम को 6 बजे पढ़ाता था लक्ष्य लक्ष्य बैच जेई 12th का होता है। मेरी 3 क्लास इस तरह से चलती थी, मैं सुबह सुबह गया, ये पढ़ाया, फिर मैं ऑफलाइन सेंटर का काम निपटाया, या मान लो दिल्ली में हो तो वहां बैठा, बातें आते हुई काम वाम किए गए, फिर 1 बजे मैं यकीन वाले बैच में घुसा, फिर शाम को घुसा 12th में। तो हमें तो
एक ही दिन में 2 बार जर्नल चेंज करने पड़ रहे हैं कि जेई से सीधा नीट में गए, ड्रॉपर जेई ड्रॉपर फिर सीधा नीट ड्रॉपर। अब उसके बीच में इतना बड़ा चेंज होता है ना माइंड का, क्योंकि जेई जब पढ़ा रहे होगे तो एक अलग लेवल से पढ़ाना पड़ता है, नीट पढ़ा रहे हो तो एक अलग लेवल से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। अब हमें अपना नॉलेज थोड़ी झोंकना है, क्योंकि हम अपना नॉलेज झोंकेंगे तो फिर ये बच्चे बेकार हो जाएंगे। वहां पे ये झोंकना है कि बच्चे का क्वेश्चन बन जाए और बच्चा आसानी से चीजों को समझ जाए। तो हमें भी अपने दिमाग को स्विच करना पड़ता है, खट खट। तो स्विच करने से हमें तो आइडिया है, क्योंकि हम दोनों पढ़ा रहे हैं कि हाँ यार ये जेई का क्वेश्चन है, ये सिर्फ नीट का क्वेश्चन है। जेई में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, नीट में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो नीट के लिए ये जरूरी है, जेई के लिए ये जरूरी है। अब इसमें बहुत सारी बातें, जैसे आपको मैंने लिक्विड सोल्यूशन पढ़ाया, तो लिक्विड सोल्यूशन में देखना, आप बुक करोगे तो एक वहां पे लिखा होगा ओस्टवार्ड। ओस्टवार्ड, ठीक है, प्रोसेस। ओस्टवार्ड प्रोसेस में क्या है कि गैस को, एयर को पहले सॉल्वेंट में पास कराते हैं, फिर एयर को सोल्यूशन में पास कराते हैं, फिर वेपर प्रेशर और मास के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। उसका क्वेश्चन नीट में आता ही नहीं है, क्योंकि नीट में वो सिलेबस नहीं है। जेई में भी आज तक एक बार आया है, तो जेई में भी एक बार आया है। अब लोग नीट में भी उसको पढ़ा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बुक में लिखा है, तो हमने भी छाप दिया उठा के। अरे प्रभु, बुक में लिखा है ठीक है, क्योंकि बुक तो कॉमन है जेई और नीट की। तुम तो अपनी समझदारी यूज करो, कभी पीवाईक्यू भी तो देखो कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाओगे, पीवाईक्यू तो देख लो कि आज तक जिंदगी में कभी नहीं आया है, तो तुम जबरदस्ती उसके ऊपर क्यों बोझ लाद रहे हो? उसको समझने में भी दिक्कत, उसके क्वेश्चन करने में भी दिक्कत, और पता चला वहां से कुछ आना ही नहीं है। तुमने उसका टाइम भी बर्बाद कर दिया, अपना भी बर्बाद किया, उसका भी बर्बाद किया। वो भी डरा सहमा बैठा है कि यार ये टॉपिक मेरे को मिस है, और उतना टाइम तुमने भी खराब कर दिया, उसने भी खराब कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है किसी चैप्टर में, कि हाँ बहुत सारी चीजें जहाँ है कहाँ नहीं है। जैसे आप लोग अब जैसे इसी में कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन, अभी फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी फर्स्ट ऑर्डर में बताऊंगा कि कितनी टाइप की फर्स्ट ऑर्डर होती है। तो चलो अब ग्राफ बता देता हूँ, फिर धीरे से बता दूंगा वो भी बात। तो आप सभी लोग पीवाईक्यू पे थोड़ा फोकस रखें, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो के मिस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो में कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दूसरा एग्जाम है, इसलिए टेंशन है। अच्छा देखो, अब ग्राफ की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर का की पॉइंट इतना है कि जीरो ऑर्डर के क्या पॉइंट है आपको पता होने चाहिए, और वो सिर्फ जीरो ऑर्डर पे लगेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के क्या पॉइंट है आपको पता होने चाहिए, और वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे लगेंगे, और दोनों के पॉइंट अलग अलग हैं, जस्ट अपोजिट है। अब ग्राफ में आ जाते हैं तो जरा देखो ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ की बात करते हैं तो देखो कैसे करोगे। देखिए, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, पहला ग्राफ। टी हाफ और ए नॉट के बीच का हम पहला ग्राफ खींचना चाह रहे हैं। अब बताइए, देखो यदि हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो टी हाफ इक्वल टू होता है क्या, ए नॉट अपॉन 2k। तो जीरो ऑर्डर में टी हाफ ए नॉट पे डिपेंड करता है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के चल रहे हैं, है ना, किसके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के। तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ ए पे डिपेंड ही नहीं करता है। आप ए नॉट की कोई भी वैल्यू डालो, टी हाफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ए नॉट की कोई भी वैल्यू डालो, टी हाफ में चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट होता है, किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब यदि ये बात आपको याद नहीं है तो ग्राफ ही नहीं बनेगा आपका, क्योंकि जीरो ऑर्डर में डिपेंड कर रहा है, यहां डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो अगला ग्राफ अगला ग्राफ मैंने आपसे पूछा रेट और कंसंट्रेशन ऑफ एटी के बीच में। अब रेट और कंसंट्रेशन में क्या ग्राफ है, रेट इक्वेशन है ये, यदि आपको याद हो, है। तो यदि आप एटी की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा, रेट बढ़ता चला जाएगा। और ये कैसा होगा, पासिंग टू ओरिजिन, क्योंकि ये वाई हो गया,
ये एम हो गया और ये एक्स हो गया, सॉरी ये एक्स हो गया, ये एम हो गया, ऐसे। तो ये क्या आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, और इसमें से स्लोप कितना है, एम के बराबर। अच्छा, अब ग्राफ ये खींच लेते हैं। देखिए, अब आपने ग्राफ खींचा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी वर्सेस टी, एल एन ए नॉट अपॉन ए टी वर्सेस टी ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखते हैं। तो देखो के इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिख दूंगा तो बुरा तो नहीं मानोगे, डायरेक्ट लिख दिया है थोड़ा सा। भाई के इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो टी को इधर ले आया है ना, तो के टी इक्वल टू ये हो गया। तो ये वाई एक्सेस पे रखना है, इसको इधर कर लिया, और ये एक्स एक्सेस पे रखना है। अब देखो क्या आ गया, ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स, ये आ गया एम, तो वाई इक्वल टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग टू ओरिजिन, और इसका स्लोप कितना है, एम है, के है, के है ना, एम की वैल्यू कितनी है, के। तो एल एन ए नॉट अपॉन ए टी का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इक्वेशन ये है। क्लियर है, समझ पा रहे हो सब लोग, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यदि एल एन की जगह यदि लॉग लिखा होगा तो क्या होगा, तो एल एन की जगह जब लॉग लिखा होगा तो यार ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाएगा, बस ग्राफ तो यही रहेगा, मगर स्लोप की वैल्यू अलग आएगी। कैसे, देखो अभी बताते हैं। आगे बढ़े। बताइएगा। अच्छा, अब जरा देखो, यदि यही ग्राफ इसके बीच में हो तो, देखो लॉग ए नॉट अपॉन ए टी वर्सेस टी, इसके बीच में ग्राफ हो, तो भाई इसके बीच में ग्राफ होगा तो क्या होगा, देखो अब लॉग में है तो 2.3032 भी आएगा। अब ये चाहिए वाई एक्सेस पे, तो इसको इधर ले आए, अब ये आ गया, ये इसके नीचे आ गया, और ये आ गया टी, है कि नहीं, ये ऐसे आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, फिर इसको पहले लिख लिया है, तो ये हमारा हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया एम। तो आप स्लोप क्या है, वही ग्राफ है, बस स्लोप चेंज हो गया। स्लोप की वैल्यू ये है, स्लोप की वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं। अच्छा, अब ये वाला ग्राफ देख लो, देखिए अब हम बात करते हैं एल एन ए टी वर्सेस टी ग्राफ। ये ग्राफ कैसा बनेगा इस पर बात करते हैं। तो देखो हमारी इक्वेशन ये है, हमें वाई एक्सेस पे क्या चाहिए, एल एन ए टी, तो वाई एक्सेस पे एल एन ए टी चाहिए, तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो मैं इसको इधर ले आया और इसको ओपन कर दिया, सही है कि नहीं। अब इसको इधर ले आया,
इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया। अब ये वाई एक्सेस पे है, ये एक्स एक्सेस पे है, तो ये एम हो गया और ये सी हो गया। तो स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप आ रहा है, चेक करो, है स्ट्रेट लाइन है विद निगेटिव स्लोप, ऐसे। क्या हुआ बच्चे, बंद हो रहा है क्या बार बार? तो कैसे ऑन होता है? बस बटन से ऑन कर दो, ऑन हो जाएगा। तो बंद क्यों हो जाता है? अच्छा, लाइट की वजह से। ओके, तो अब देखो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया माइनस के बराबर। अब ये एल एन टी वर्सेस टी ग्राफ है, तो स्लोप माइनस के है। मगर यदि ये ग्राफ ऐसा होता, ये देखो, यदि ये लॉग होता, लॉग 80, तो स्लोप कितना होता? अब इसको लॉग बनाओ, गौर से देखिए, लॉग बना रहा हूं। लॉग बनाने के लिए 2.3032 का मल्टीप्लाई, तो 2.3032 का मल्टीप्लाई यहां, 2.3032 का मल्टीप्लाई यहां, फिर मैंने क्या किया, 2.3032 से सबसे डिवाइड कर दिया। तो यहां पे था, डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, यहां पे था, डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, यहां पे है नहीं, और डिवाइड करोगे तो रह जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, log 80 माइनस के 2.3032 t log a नॉट। बताओ, लॉग बनाने के लिए 2.3032 का मल्टीप्लाई, लॉग बनाने के लिए 2.3032 का मल्टीप्लाई, फिर 2.3032 से डिवाइड कर दिया। तो यहां मल्टीप्लाई था, डिवाइड किया, 1 हो गया, यहां मल्टीप्लाई था, डिवाइड किया, 1 हो गया, यहां 1 था, डिवाइड किया, तो डिवाइड रहेगा। तो अब स्लोप देखो चेंज हो गया है, तो स्लोप का खेल रहेगा, इक्वेशन लगभग वही रहेगी मगर स्लोप पे फोकस रखें। ये देखो, इक्वेशन वही है मगर स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप का जरा ध्यान रखा जाए। इन पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इन पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है? कर लोगे? आगे बढ़े? कोई बात नहीं। बताइए, आगे बढ़ा जाए? तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम सारी चीजें एक एक करके देता जाऊंगा। अब मैं उस लिस्ट को ही बना रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन की पीपीटी चैप्टर वाइज, कि पूरे क्वेश्चन एक जगह कर दूं, क्योंकि बच्चे करते करते नहीं है, ढूंढ ढूंढ के, कुछ रेयर करते हैं, सब नहीं करते। तो जब मैं एक जगह दे दूंगा तो वो कर लेंगे, और साथ साथ में मैं भी करा दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं तो मैं कराई दूंगा। ठीक है, तो ये है। तो ऑफलाइन में तो अभी सिलेबस चल रहा है, तो ऑनलाइन में कराता जाऊंगा। जैसे वो रिवीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी वाला रिवीजन चालू कर दूंगा, कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक साथ। तो इधर सिलेबस खत्म होगा, उधर आप रिवीजन करते जाओगे। बस एक ही दिन लूंगा, 3 घंटे, एक दिन पूरे हफ्ते में। मंडे जैसे लिया है तो वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो चालू कर दूंगा, तब भी 3 घंटे लूंगा, वो सारे क्वेश्चन। आगे बढ़े? अब जब देखो यार बच्चों, आपने पढ़ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, अब बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है उसकी। किसकी बात करेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। हाँ बेटा, क्या टाइम हो गया? हाँ, वो भी पढ़ाएंगे, अभी वो हेडिंग तो है ही है, ये देखो, है ना, सूडो के बाद पढ़ाएंगे। अब देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है।
तो देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, इसको जरा समझो। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1 हो, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1 हो, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 हो मगर ऑर्डर 1 हो, ऐसी रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कैसी रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो मगर ऑर्डर एक ही हो, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो मगर ऑर्डर एक हो, ऐसी रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब ऐसी रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, जरा गौर समझिए। जरा सबसे पहले ये बात समझिए, यदि किसी रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट पड़ा है तो कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है। कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कैसा कंसीडर किया जाता है, 0। क्यों, जरा समझो। ऑर्डर जो होता है ये बताता है कि रेट चेंज होगा। रेट क्या है भाई, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होगा। आपने इक्वेशन ये लिखी है ना, डरना नहीं, ऐसी इक्वेशन लिखी है ना, इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रेट चेंज होगा, है ना। कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है नहीं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इनहेंस करते हैं मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जितने मोल थे उतने ही मोल रहते हैं। तो भाई का कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेट नहीं चेंज होना चाहिए मगर रेट चेंज हो रहा है। तो यदि वो इक्वेशन में लिखेगा तो मैथमेटिकली अलग लिखा है, लैंग्वेज में अलग चल रहा है। लैंग्वेज में आप कह रहे हो कि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है मगर वो रेट को बढ़ाता है, लैंग्वेज में आप ये कह रहे हो। और यहां पे तुमने लिख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, और जबकि ऐसा ही नहीं, क्योंकि कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन ना बढ़ता है ना घटता है। तो इसीलिए कैटलिस्ट को रेट इक्वेशन में लिखा ही नहीं जाता है और उसके ऊपर ऑर्डर कितना लगा दिया जाता है, 0। कि कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन का इफेक्ट रेट पे नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी का इफेक्ट रेट पे पड़ेगा। बात समझ रहे हो, कंसंट्रेशन का नहीं, प्रॉपर्टी का इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में रेट हम क्या डाल देते हैं, ऑर्डर क्या लिख देते हैं, 0। उसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर 0 डाल देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, यदि कोई सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर हम 0 रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट टाइम के साथ लगभग कांस्टेंट होता है। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सपोज करो हम इस पानी में एक चम्मच हम सुक्रोज डालने जा रहे हैं। एक चम्मच सुक्रोज डालोगे, हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना देगा, है कि नहीं, यही तो करेगा। तो मैंने एक चम्मच इसमें सुक्रोज डाल दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना दिया, तो वो हाइड्रोलिसिस हुई तो वाटर यूज हुआ। कितना वाटर कम हो जाएगा जरा बताना, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, रिएक्शन में तो वाटर यूज हुआ है। बात यह है कि ये वाटर है पता नहीं कितने करोड़, और रिएक्शन में यूज हो रहे हैं 2 मोल 3 मोल 4 मोल, और ये कितने हैं पता नहीं कितने ट्रिलियन बिलियन है। तो 2-4 मोल निकल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई मान लो ये 10 करोड़ वाटर है, इसमें से 200 वाटर मॉलिक्यूल निकल भी गए तो दिखेंगे क्या, पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाई नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सेस में है। इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर हम कितना काउंट करते हैं, 0। तो यदि कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम हमेशा 0 रखेंगे। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है, जनरली वाटर। हमारा सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में इसलिए हम ऑर्डर क्या रखते हैं, 0। अब एक और, यदि कोई चीज एक्सेस में है, एक्सेस अमाउंट, यदि कोई रेजेंट एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0। क्यों, ये और ये सेम ही बात तो हुई।
सॉल्वेंट होने का मतलब क्या है? एक्सेस अमाउंट में होना। तो यदि कोई चीज एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर जीरो। आपको बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है जरा समझ लो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो मगर ऑर्डर 1 हो। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो मगर ऑर्डर 1 हो। अब इसके बाद मैंने 3 पॉइंट आपको बताया कि कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 रखो, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 रखो, और यदि कोई चीज एक्सेस में दी है तो उसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 0 रखोगे। अब बात आती है कि सर इस तरह की किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल दोगे? मैंने कहा देंगे। देखो ये एस्टर है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस आपने अभी की है, मतलब या तो की होगी या करोगे अभी। अभी क्या चल रहा है ऑर्गेनिक में? एल्डिहाइड एंड कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस अल्कोहल में ही पढ़ ली होगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में आ गया होगा। तो आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो बना क्या? एसिड और अल्कोहल। अब मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखता हूं, गौर से देखिए। एस्टर, वाटर और HIL। गौर समझिए, इस रिएक्शन में आप इसका नाम क्या पढ़ते हो? जब सर ने पढ़ाया तो बताया एस्टेरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन, ऐसे लिखा है। एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन। एसिड कैटलाइज्ड मतलब एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ये जो प्रोटॉन है ये रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, ना तो कंज्यूम होगा और ना इन्वॉल्व होगा। वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बाद में वापस आ जाएगा। पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी ये कंज्यूम नहीं होता, आप चेक कर लो। देखो एक ये CH3COO वाटर का H, C2H5 वाटर का OH, ये कहाँ हो रहा है? ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। कंज्यूम हो रहा होता तो बैलेंसिंग में आता ना, बैलेंसिंग में देखो नहीं है। तो ये कैटलिस्ट है, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0। और ये रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर हमेशा एक्सेस में है ना, सॉल्वेंट है, इसके रिस्पेक्ट में 0। तो देखो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा है मगर ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और ये एनसीईआरटी में इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल करा रहा हूं, क्योंकि आएगा तो यही एग्जाम्पल आएगा। 1-2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1 से ज्यादा है मगर ऑर्डर कितना निकल के आया? क्यों? HN क्या है? एसिड। एसिड कैटलाइज्ड मतलब कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है इसलिए उसका ऑर्डर 0। वाटर क्या है? एक्सेस में है, उसका ऑर्डर 0। सिर्फ एस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आया। अच्छा, अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा हम उन्हीं एग्जाम्पल को करेंगे जो एनसीईआरटी में है। जैसे क्या है कि यदि क्वेश्चन इस पर बने तो तुम कर ले जाओ, क्योंकि वो उसी पे बनाएगा। अब ये देखो सॉरी, अब देखो एस्टर की हाइड्रोलिसिस 2 तरह से पढ़ाई गई, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस और इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ये देखो वही रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस और बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ये बेस है, ये बेस की प्रेजेंस में है। अब गौर से समझो जब बेस की प्रेजेंस में है तो बेस एज ए कैटलिस्ट नहीं है, बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। आपने इसमें हेडिंग कभी नहीं ऐसी लिखी देखी होगी कि बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आपने कभी नहीं देखा होगा। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा है लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कैटलिस्ट नहीं है, ये यूज हुआ है, रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। ऐसा कैसे कर रहा है? देखो ये इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे भी नहीं है, उसका रीजन है। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, ये बना, ठीक। आपने क्या ले रखा है? बेस। एसिड और बेस कभी भी एक साथ रह सकते हैं? नहीं। तो ये जो एसिड बना है ना, वो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है ऐसे। तो इस रिएक्शन में एसिड बनता ही नहीं है,
इस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है एसिड का, और बेस सॉल्ट से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए वो कैटलिस्ट नहीं है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इस सॉल्ट को बाहर निकाला जाता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करा के एसिड बनाया जाता है। यदि आप बेस से रिएक्शन करा रहे हो तो एसिड बनता ही नहीं है, एसिड का सॉल्ट बनता है। हम उस सॉल्ट को बाहर निकाल लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तब वो एसिड बनता है। इन दोनों रिएक्शनों में ये डिफरेंस है कि ये डायरेक्ट एसिड बनाता है और ये जो डायरेक्ट एसिड बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने बेस डाल रखा है, और एसिड और बेस दोनों एक कंटेनर में कभी रह नहीं सकते, क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन यही रिएक्शन है, एसिड और बेस। तो जो सबसे फास्ट है वो तो सबसे पहले होगा, तो इसी वजह से इसका प्रोडक्ट ये होता है। तो अब जरा देखो, हम लोग अपनी चीजें डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक की नहीं। तो अब रेट इक्वेशन ये है, एस्टर, वाटर और OH। अब आप OH आयन के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं लिख सकते, वाटर के रिस्पेक्ट में तो अभी भी लिखेंगे, मगर OH आयन रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, वो कैटलिस्ट की तरह नहीं है, इसलिए वो जीरो नहीं लिखा जाएगा, वो यूज हो गया, वो इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये इक्वेशन आई। तो इसकी रेट देखो, इसका ऑर्डर कितना आया? 1 आया। तो ये अभी ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, चेक करो भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन क्या बताइए? अभी तो 2 ऑर्डर आ रहा है। अब गौर समझना, यदि बेस एक्सेस में ले लिया जाए तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। क्यों? यदि किसी चीज को एक्सेस में ले लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाएगा। इफ NaOH present in excess, तब रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन ये आ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगी? जूरो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात आई कि सर आपने यही दो एग्जाम्पल क्यों उठाए? क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, यदि इस जगह का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो बच्चे को क्या पता चलेगा कि यार किस इक्वेशन की रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। कोई जादूगर थोड़ी ना, इतनी हजारों खरबों रिएक्शन है। तो यदि इस पर कहीं क्वेश्चन बनाना होगा तो हम वही बनाएंगे जो बुक के अंदर हो, कि भाई देखो बुक के अंदर से मैंने क्वेश्चन बनाया है, तुमको आना चाहिए बुक, तो वो सब मैं करा दूंगा। आपको सिर्फ मस्ती से जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद रखना है, मतलब तैयार रखना है। बात समझ पाए? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो मगर ऑर्डर 1 हो। उसके एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? एस्टर की हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर की हाइड्रोलिसिस एक्सेस ऑफ बेस, क्योंकि एक्सेस ऑफ बेस पर सूडो बनता है। रिएक्शन वही होगा, मतलब हाँ प्रोडक्ट वही बनेगा। दोनों में डिफरेंस है, प्रोडक्ट इसमें सॉल्ट आता है, ठीक है, मगर एक्सेस लो या एक्सेस ना लो प्रोडक्ट वही आना है, एसिड का सॉल्ट और अल्कोहल, है ना। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर समझ गए। अच्छा, अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर या इन टर्म ऑफ प्रेशर। देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतने तरह की होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन जो आपने आइसोमरिज्म में पढ़ा होगा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है जब सॉल्यूशन से पास कराई गई तो उसने प्लेन के साथ एंगल बनाया ऐसे, है ना, वो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल है। उस स्पेसिफिक रोटेशन के एंगल के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर लिखा जाता है। तो बुकों में ये सारे हेडिंग मिल सकते हैं आपको, मगर इनमें से कोई भी नीट के सिलेबस में नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। ये आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में इसकी डिटेल भी है और इसका एक क्वेश्चन भी है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर पढ़नी है सिर्फ,
और कोई नहीं पढ़नी है, और कोई नहीं पढ़नी है। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रोटेशनल स्पेसिफिक रोटेशनल आपके सिलेबस में है, इवन ये जेई के सिलेबस में भी नहीं है। और साथ साथ में फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी आपके सिलेबस में नहीं। फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ प्रेशर आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दिया है, एक पूरा पेज दिया है, आप देखोगे तो वहां पे दिया है। अब उन्होंने जो कहा है उस पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो बता देता हूं कैसे करना। अच्छा देखो बच्चों, अब बात आती है यहां पर, अब 2 मिनट कॉन्सेप्ट सुन लो, इसके बाद वही काम करना है ना। बुकों में क्या दिया है उस पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग। देखो प्रेशर के टर्म में कब करोगे, जब कोई गैसियस रिएक्शन हो, यदि रिएक्शन गैसियस होगी तभी तो प्रेशर की बात आएगी। तो पहला पॉइंट, हम फर्स्ट ऑर्डर को प्रेशर के टर्म में कब डिफाइन करेंगे, जब रिएक्शन गैस फेज में चल रही हो, ठीक है, तब वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रेशर के टर्म में देगा। तब वो इंफॉर्मेशन किसके टर्म में देगा, प्रेशर के टर्म में देगा। अच्छा अब गौर से थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझे। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जब भी कोई क्वेश्चन गैस के फॉर्म में चलेगा तो हम मान के चलते हैं कि आइडियल गैस ही है, हम मान के चलते हैं आइडियल गैस ही है, क्योंकि रियल गैस नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में। नीट के सिलेबस में तब था जब गैसियस स्टेट चैप्टर था, गैसियस स्टेट चैप्टर हट गया है, तो वहां पर आप लोगों को यदि याद हो तो रियल गैस भी हम लोग पढ़ाते थे गैसियस स्टेट में, ध्यान है आप लोगों को कि हम लोग वांडर वाल इक्वेशन पढ़ाते थे, मगर वो चैप्टर ही गायब हो गया है। तो अब आपके पास जो भी कुछ आ रहा हो आप उसको आइडियल मान के ही चलना कि हाँ आइडियल गैस ही है। मान लो दे दे अच्छी बात है, ना दे तब भी आप आइडियल ही मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर ही उड़ा दिया गया है पूरा का पूरा। तो देखो गैसियस रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा। जब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो कोई बच्चा बुरा थोड़ी मानेगा, वी को नीचे ले गए। अच्छा जरा बताना मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे तो भी कोई बच्चा बुरा नहीं मानेगा। अब जरा गौर से देखो, प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे तो प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात से क्या निकल के आया आपको समझाता हूं। इस बात से ये बात पता चली कि जिस तरह से आप कंसंट्रेशन का बिहेवियर लगते हो उसी तरह से आप प्रेशर को भी बिहेव कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा, जितना कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिस तरह से अभी तक आप कंसंट्रेशन को यूज कर रहे थे उसी तरह से डिट्टो प्रेशर को बिहेव करोगे। तो अब पहला कॉन्सेप्ट यहां से आया, बुक में क्या लिखा है छोड़ दो, क्या कि देखो जैसा, एक मिनट है ना, हाँ, प्रेशर ऑफ गैस को सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की तरह ही प्लस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते, मतलब जैसे आप कंसंट्रेशन में करते थे डिट्टो वही प्रेशर में भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा करके दिखाता हूं, जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए फिर तो क्वेश्चन बनाना है। देखो ये हमारा इक्वेशन है, तो हम क्या लिखते थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट, है ना, टी इक्वल टू 0 पर, यही तो लिखते थे। अब इसमें से कितना कंसंट्रेशन कम हो गया, एक्स, एक्स फॉर्म हो गया आफ्टर टी सेकेंड, और ये ए नॉट माइनस एक्स को क्या बोल देते थे, ऐसे ही लिखते थे। डिट्टो यही प्रेशर में लिखो,
हम ये कह रहे हैं कि जैसा आप यहां कर रहे हो वैसा ही वहां करो। ए इक्वल टू बी, एक गैस रिएक्शन है, ये भी गैस है, इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट, पी नॉट में से पी चला गया तो पी फॉर्म हो गया। अब ये पी नॉट माइनस पी क्या हो गया, पीटी हो गया। डिट्टो वही काम कर रहा है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन क्या लिखते थे, ये लिखते थे। डिट्टो अभी भी वही लिखो। क्या लिखा है पढ़ो, आपने लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी भी वही लिखोगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब सिर्फ हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन के टर्म में हमने यूनिट ना लेके प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं। डिट्टो सेम फार्मूला सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1/T ln इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यार सब कुछ सेम है, बस अब हम प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं। बुक में अलग अलग फार्मूले बनाए गए हैं, मगर आप टेंशन ना लो, वो सब फर्जी बना है। डिट्टो सेम बात है, आप कुछ अलग करो ही नहीं। पहले भी फार्मूला यही था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन के टर्म में इंफॉर्मेशन न देके प्रेशर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, तो फार्मूला कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और वही टाइम इंटरवल वही के। क्लियर है? तो पहले दिमाग में एक बात समझाई कि सब कुछ सेम है, बस अब हमें कंसंट्रेशन ना निकाल के प्रेशर की वैल्यू डालनी है बस। डिट्टो सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारा फार्मूला सेम है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, चेक कर लो। हमें बार बार बस यही फार्मूला यूज करना है। बुकों में अलग केस के लिए अलग फार्मूले बनाए गए, मगर आप उनको यूज मत करो। इतने फार्मूले कहां से रटोगे बैठ के, और जबकि फार्मूले नाम की चीज ही नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना। क्या कॉन्सेप्ट यूज करना, जो हमें पहले से आता है, क्या, K इक्वल टू 1/T ln इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और यहां पर यही लिखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब इंफॉर्मेशन कंसंट्रेशन के टर्म में थी तो कंसंट्रेशन लिखा, जब इंफॉर्मेशन प्रेशर के टर्म में है प्रेशर लिखा, मगर कॉन्सेप्ट वही है, इनिशियल डिवाइडेड बाई आफ्टर टी टाइम वैल्यू, इनिशियल डिवाइडेड बाई आफ्टर टी टाइम वैल्यू। कॉन्सेप्ट वही है, चेक करो, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है। आप क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन अलग अलग टर्म में दे रहे हो, तो जिस टर्म में आप दे रहे हो उस टर्म में हम लिख दे रहे हैं, मगर हमेशा पहले क्या लिख रहा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ध्यान रखना रिएक्टेंट बोल रहा हूं, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है ये बात? अच्छा, बच्चों ने कहा सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। छप गया है, छाप लो। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैसे करना है, बहुत आसान है, तुम कर लोगे। बस फोकस रखो कि मैंने बोला क्या है। मैंने बोला है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? हा? क्या हुआ, ये छाप लो। सभी लोग मेहनत करते रहो, ठीक है? किसमें नहीं, उसमें पीवाईक्यू नहीं है। एक आध पढ़ाओ बात अलग है, वो पीवाईक्यू नहीं है, पीवाईक्यू अलग से है। पीवाईक्यू अलग से है, और पीवाईक्यू आपके पैकेज में शायद दी है, और ना दी हो तो एक बुकलेट आई है, फिजिक्स केमिस्ट्री
और बायोलॉजी, तीनों का कॉम्बो वेदांतु ने किया है। वैसे वो 700-800 की एक होती है मार्केट में, आर्यन किलो या दिशा फ्री तो कहाँ कोई देता है यार, है ना। लिखा तो 37 साल तक का है, ठीक है, मगर 37 साल नहीं, आपको लास्ट के 10 साल के जरूर लगाने हैं, क्योंकि 37 साल में तो 1000 बार तो पेपर चेंज हुआ है, और मेड्यूल में यदि है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पीवाईक्यू आप उससे बना लो, कितने साल के हैं मेड्यूल में, बस बहुत है, बस लास्ट के 10 साल चाहिए अपने को मिनिमम। तो पीवाईक्यू जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए पीवाईक्यू बनाते चले जाओ, है? हाँ तो बस ठीक है, 2010 से स्टार्ट है, 14 साल हो गए, बहुत है। छापो छापो, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो बेटा। ये हो गया, ये करो करो। देखो एग्जाम में एक लंबा प्रोसेस होता है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होता तो यार हर बच्चा पढ़ तो लेता ही है सिलेबस, अब जितने लोग हो सब लोग सिलेबस कर रहे हो, मगर सबका नहीं होगा, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो उसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको याद भी रखना है, फिर उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि 30 35 40 सेकंड में हमारा क्वेश्चन बन भी जाए। हाँ, तो ये सारी बातों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, और ये सारा काम आपको करना होता है, हमारे पक्ष का काम हमें करना होता है, आपके पक्ष का काम आपको। हाँ, इस बात की गारंटी देते हैं जो पढ़ाएंगे वही आएगा, सब कुछ तैयार करा देंगे, प्रॉपर बता देंगे, मगर करना आपको होगा, उसमें मक्कारी नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है, दो टाइम ज्यादा दो, कोई बात नहीं है। तुम मेहनत से डरते हो ना, क्योंकि तुम्हें आज ज्यादा टाइम लगा तो तुम रोने धोने लगे कि यार डेली हम इतनी मेहनत कहां से कर पाएंगे, डेली ज्यादा टाइम दो। अब लगातार जब टाइम ज्यादा दोगे तो अपने आप टाइम कम लगने लगेगा फिर, क्योंकि जब तुम लगातार ये करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी, और जब तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। शुरुआत में हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा, और हर चीज में लगता है, हर चीज में लगता है। पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो तो आपका टाइम ज्यादा लगता है, उस हाँ टाइम लगता है कि नहीं। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी। अब आपका काम है लगातार मेहनत करते रहना। अब जरा देखो बच्चों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर is 200 mm of Hg. After 10 seconds, the pressure of gas A is 100 mm of Hg. Calculate value of K if reaction follow first order kinetics. A 2.3032 upon 10 log 2. B अब जरा देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। देखिए हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला एक ही है कि भाई हमें इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का मिल जाए,
और आफ्टर टी टाइम प्रेशर रिएक्टेंट का मिल जाए, फार्मूले में डाल देंगे, यही तो है। तो अब जरा गौर से ध्यान दो भाई, इक्वेशन हमारी है ए इक्वल टू बी प्लस सी। इनिशियल कितना है, गौर से समझिएगा आप जरा, स्टेटमेंट पास है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज 200 mm ऑफ Hg। जब T इक्वल टू 0 है तो जरा बताओ कंटेनर में कौन कौन सी गैस होगी। भाई जब टाइम पास होगा तब रिएक्शन होगी, यदि टाइम पास ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो T इक्वल टू 0 पे कौन सी गैस होगी, सिर्फ रिएक्टेंट होगा। इसका मतलब इसने क्या किया है, घुमाया है। वो ये नहीं कह रहा है कि इनिशियल स्टेट में गैस ए का प्रेशर 200 mm Hg है, वो कह रहा है इनिशियली कंटेनर का प्रेशर 200 mm Hg है। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट बोल रहा है। जबकि T इक्वल टू 0 पर सिर्फ एक ही गैस होगी जो रिएक्टेंट है, मतलब ए गैस होगी। तो इसका मतलब ये ए गैस का प्रेशर है। T इक्वल टू 0 पे कोई दूसरी गैस हो ही नहीं सकती है। जब रिएक्शन होगी तब तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसका मतलब यदि ये बात मैं बोलूं तो ठीक है कि ये जो 200 mm Hg है ये किसका प्रेशर है, ए का प्रेशर है। कब, T इक्वल टू 0 पे। तो भाई T इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 200। अब कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद मान लो इसने पी प्रेशर माइनस कर दिया, पी प्रेशर माइनस कर दिया, हमें क्या पता कितना माइनस किया। अब वो कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद ए का प्रेशर जो है 100 है, 100 mm ऑफ Hg है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, पीटी की वैल्यू हो गई, है कि नहीं। 10 सेकंड के बाद रिएक्टेंट का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीटी। अब फार्मूला लगा दिया, K इक्वल टू 2.3032 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड, लॉग पी नॉट इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है 100, वैल्यू कितनी आ गई, आ गई, पहला आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को और कैसे घुमाया जा सकता है। मैंने इसी क्वेश्चन को 2 बार टाइप किया है, ये देखो फिर से आ गया। अब मैं इसमें जरा सा चेंज कर रहा हूं, बस इतना स्टेटमेंट मेरा चेंज हो रहा है। अब देखना क्वेश्चन का पैटर्न टफ हो जाएगा। आफ्टर 10 सेकेंड द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 300 mm ऑफ Hg। बस अब जरा देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको वहां पे क्या हुआ, वहां पे मैंने क्वेश्चन को पहले इजी कर दिया। मैंने आपको कहा कि 10 सेकंड के बाद गैस ए का प्रेशर 100 mm Hg है, और हमें गैस ए का प्रेशर ही डालना था फार्मूला में, और ए का प्रेशर मैंने डायरेक्ट दे दिया आपको, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और रिएक्टेंट का आफ्टर टी टाइम प्रेशर दोनों डायरेक्ट गिवन थे, आपने फार्मूले में डाल दिया, निकाल लिया है। अब इस बार मैंने क्या किया अब देखो वो कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 300 mm ऑफ Hg। 10 सेकेंड के बाद तो रिएक्शन हो जाएगी, और जब रिएक्शन हो जाएगी तो ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ये तीनों का सम दिया है, और हम तीनों का सम थोड़ी डालना है फार्मूले में। फार्मूले में क्या डालना है, रिएक्टेंट ए का प्रेशर डालना है। तो अब हमें यार थोड़ा सा दिक्कत आ गई कि हमें वैल्यू नहीं पता है, हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने फिर वही काम शुरू कर दिया, 200 0 0 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड बाद क्या हुआ, 200 माइनस पी, पी और पी, है कि नहीं। अब तुमने हमें भाई फार्मूले में हमें ये डालना है,
लॉग पी नॉट अपॉन पीटी। पीटी की वैल्यू ये है, हमें फार्मूले में ये डालना है। और तुमने कहा है कि 10 सेकंड के बाद कंटेनर का प्रेशर 300 mm है, तो कंटेनर में 10 सेकंड के बाद कौन कौन सी गैस है? ए भी है, बी भी है, सी भी है। इसका मतलब तुमने टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर दे रखा है, ए गैस का प्रेशर, बी गैस का प्रेशर, सी गैस के प्रेशर का सम। तो 300। ए का प्रेशर कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है? 10 सेकंड के बाद ए गैस का प्रेशर ये, बी का ये, सी का ये। अब हमें क्या है, पी निकालना पड़ रहा है। अब पी निकला, अब जाके यहां पे फार्मूला बनेगा। मैंने सेटिंग ऐसी की है कि आंसर वही आएगा, परेशान ना हो। मगर अब क्वेश्चन करने का पैटर्न चेंज हुआ, अब थोड़ा पहले वाले से टफ हो गया। पहले डायरेक्ट ए गैस का प्रेशर दिया था तो तुमने उठा के फार्मूले में चिपका दिया। इस बार मैंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, डायरेक्ट ए गैस का प्रेशर नहीं दिया, टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर दे दिया। तो टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर थोड़ी डालना है फार्मूले में, फार्मूले में क्या डालना है, ए गैस का प्रेशर डालना है। क्या है फार्मूला, K इक्वल टू 1/T लॉग पी नॉट अपॉन पीटी। पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पीटी क्या है, आफ्टर टी टाइम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो उनकी वैल्यू डालनी है, तो इस बार आपको निकालनी पड़ गई। अब आप देखिए जरा, छापने कह रहे हो, पूछना है कुछ? इनिशियल का मतलब क्या होता है, जब टी इक्वल टू 0 नहीं हुआ है। इनिशियल का मतलब एकदम शुरुआती टाइम। अब जब एकदम शुरुआती टाइम होगा तो रिएक्शन होगी नहीं। अब जब रिएक्शन नहीं होगी तो कौन होगा कंटेनर में, सिर्फ रिएक्टेंट होगा, है ना। अच्छा, अब गौर से देखो, अभी कहानी में ट्विस्ट है। अब एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है, इसी जगह पे। अब गौर से देखिए, इतनी बात समझ गए ना कैसे किया है मैंने? मैंने कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, वही किया है। अब गौर से दो और पॉइंट सुन लो। वेरी लॉन्ग टाइम या फिर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन। आवाज नहीं करो नहीं तो भूल जाऊंगा जो याद करके आया हूं। बहुत समय हो गया या रिएक्शन खत्म हो गई। यदि कोई कहता है कि बहुत समय बाद कंटेनर का प्रेशर इतना है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि रिएक्शन खत्म हो गई है। मगर वो लैंग्वेज में खेलता है तो वो कहता है कि वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज दिस। इसका मतलब वो कह रहा है रिएक्शन खत्म होने के बाद कंटेनर का प्रेशर ये है। तो या तो वो ये बोलता है कि वेरी लॉन्ग टाइम, या वो बोलता है आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन। अब जैसे ही कहेगा आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन तो तुम पकड़ ही लोगे कि अच्छा रिएक्शन खत्म हो गई है। मगर वो लैंग्वेज में घुमाने के लिए कभी कभी ऐसा लिखता है, वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा जाए तो इन सब का मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। अब इस पर देखो लैंग्वेज में घुमा के कैसा क्वेश्चन बनाएगा, पहले इस बात का मतलब समझ गए हो ना। वेरी लॉन्ग टाइम बोले या बोले आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन, इसका मतलब है रिएक्शन पूरी 100% हो चुकी है। अब जब रिएक्शन पूरी 100% हो जाती है तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। रुक जाओ भाई, देखना, डरना नहीं। सेम आंसर चाहते हो कि अलग आंसर चाहते हो? तो मुझे फिर डाटा सेट करना पड़ेगा। ये डाटा सेट है तो मेरे को जल्दी हो जाता है लिखने में। देखो, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंटेनर
very long time the pressure of container is, 1 मिनट सेट करने दो। नहीं यार, क्वेश्चन ऊपर से गलत हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड the pressure of container is 300 mm of Hg and very long time the pressure of container is 400 mm of Hg if reaction follows first order kinetics। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के। अब जरा देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, बातें नहीं करो नहीं तो भूल जाऊंगा। तुम यार अपनी तरह टैलेंटेड कैसे समझ लेते हो मुझे, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। मान लो सबके पास तुम्हारे जैसा टैलेंट थोड़ी ना है, इतने काबिल सब लोग थोड़ी ना है। भूल गया तो अभी ये लो। अब देखो क्वेश्चन ये है अब देखो मैंने कहा घुमा दिया आपको, मैंने इनिशियल वैल्यू गैप कर दी है। लैंग्वेज सब अलग है मगर हम अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहेंगे, हम वही लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, और कुछ आता ही नहीं तो लगाएंगे क्यों अलग, जब आता ही नहीं है तो। अब जरा गौर समझो, रिएक्शन हमारी है, बुकों पे मत चले जाना, उन्होंने हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग फार्मूला ड्राइव कर रखा है। जैसे 3 केस कराए हैं, तीनों के लिए भाई ने अलग फार्मूले बना रखे हैं फर्जी टाइप के। अब देखो ये थी, अब आपको इनिशियल वैल्यू दी है नहीं, चेक करो। तो जब नहीं दी है तो भाई अपनी तरफ से माने मान ली, हमें कुछ दिया ही नहीं है कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 300 mm ऑफ Hg। तो हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए भाई, यदि के निकालना है तो हमें गैस ए का प्रेशर चाहिए, गैस ए की प्रेशर कब 0 पर और गैप ए का प्रेशर कब टी टाइम पर। और ना तो 0 दिया है इस बार, ना टी टाइम दिया है, दोनों जगह नहीं दिया है इस बार। मैंने दोनों जगह पे ऐसा किया है कि दोनों वैल्यू डायरेक्ट ना हो। तो अब जरा देखना, एक ये हो गई। अब आप बताओ वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, रिएक्शन खत्म हो गई है कि नहीं, मैंने अभी यही पढ़ाया ना। ए वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब या 100% रिएक्शन खत्म होने का मतलब, जब पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऐसा ही तो लिखोगे। बताइए। अरे भाई जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तो ये खत्म हो जाएगा। अब बी और सी कितना बनेंगे, जितना ये खत्म होता है उतना ये बनते हैं। तो पी नॉट खत्म हुआ है, पी नॉट बनेगा, है कि नहीं। ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ये समझ गए तो खेल खत्म है, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही समझना होता है। ये समझ गए तो बस। अब उसने कहा कि वेरी लॉन्ग टाइम द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 400 mmSg। तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी उस समय कंटेनर का प्रेशर किसके बराबर होगा, ए तो है ही नहीं, ए तो खत्म हो चुका है। तो 400 इक्वल टू बी का कितना है पी नॉट, सी का कितना है पी नॉट, 2 पी नॉट इक्वल टू पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, लो भाई पी नॉट हमें मिल गया। सही है।
तो जब वो वेरी लॉन्ग टाइम के बाद कंटेनर का प्रेशर बोल रहा होगा ना, इसका मतलब वो पी नॉट बताना चाह रहा है, मगर ऐसे घुमा के बताना चाह रहा है, क्योंकि जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो पी नॉट की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, क्योंकि पी नॉट के फॉर्म में ही तो प्रेशर आ रहा होगा बी और सी का है। तो यदि वो कहीं कहता है कि वेरी लॉन्ग टाइम या रिएक्शन खत्म होने के बाद कंटेनर का प्रेशर इतना है, तो इसका मतलब मान लेना कि वो पी नॉट बताना चाहता है। और कैसे? ऐसे। अब पीटी कैसे निकलेगा? पीटी तो पहले भी निकाल चुके हो, उसी तरह से निकलेगा। अब तो ये वैल्यू मिल गई ना 200, तो अब ये कितना हो गया? 200 हो गया, है कि नहीं? अब पीटी की वैल्यू क्या आई? अब 10 सेकंड वाली वैल्यू यहां लिख रहा हूं, 200 माइनस पी, पी, पी आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये दिया है 300, तो 300 बराबर प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। पी की वैल्यू आ गई 100, तो पीटी की वैल्यू भी कितनी आ गई, क्योंकि ये पीटी है। ये समझ तो पा रहे हो ना क्या हो रहा है? 10 सेकंड वाली इक्वेशन ऐसा ही तो लिखते थे यार आप लोग। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ गई? 200 माइनस 100, 100। सेम आंसर ही निकलेगा, डाटा वही सेट किया है। मगर तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, बस यही 3 तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो यदि प्रेशर के टर्म में आएगा तो इन्हीं में से कोई एक आ रहा होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस इस वाले के, क्योंकि ये वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, दोनों चीजें निकालनी है। वैसे निकलता बहुत जल्दी है, मगर फिर भी और डाटा वो इजी देगा जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो ये आ सकता है, ये पैटर्न आ सकता है, या ये पैटर्न आ सकता है। तो प्रेशर के टर्म में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इन 3 में से कोई एक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन दिया है N2O5 का, कि N2O5 का इनिशियल प्रेशर दिया है, आफ्टर टी टाइम प्रेशर दिया है कंटेनर का, ये पैटर्न। तो ये समझ पा रहे हो कैसे किया है? प्रेशर के टर्म में समझ गए सब लोग? थर्ड वाला बता देता हूं। अच्छा, अब इसकी लैंग्वेज पढ़ो। वो कह रहा है कि वेरी लॉन्ग टाइम द प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 400 mm ऑफ एसजी। तो वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब मैंने क्या बताया है? वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब मैंने बताया रिएक्शन खत्म हो जाना। तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये फॉर्म होगा। तो पी नॉट डिसोसिएट हुआ, पी नॉट फॉर्म हो गया। तो वेरी लॉन्ग टाइम किसका प्रेशर दिया है? कंटेनर का। तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो कंटेनर में कौन होगा? बी और सी। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी बराबर टोटल प्रेशर, और वो कितना है? 400। तो पी नॉट की वैल्यू आ गई। पी नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर। तो पी नॉट निकल आया, चिपका दिया। अब बचा पीटी। तो 10 सेकंड के बाद प्रेशर की सिचुएशन ये दे रखी है, पी नॉट क्या है? 200, तो 200 माइनस पी, पी टोटल प्रेशर 300 है। और उस समय 10 सेकंड के बाद कंटेनर में कौन है? ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। तो पी की वैल्यू निकल आई, तो पीटी की वैल्यू निकल आई। बस पी नॉट अपॉन पीटी डाल दिया, सॉल्व कर दिया। अब जरा देखिए, हाँ, अरे वाह, उधर पढ़ो क्या लिखा है। बी के आगे कितने मोल लिखे? सी के आगे कितने लिखे? मोल सेम है, ये बात कंफर्म है? जितने मोल बी बनेगा उतने ही मोल सी बनेगा, ये कंफर्म है कि नहीं? बस इतना बता दो। नहीं कंफर्म है, चलो छोड़ देते हैं। नहीं कंफर्म है तो छोड़ते हैं। अब बस तुम इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। 1 मोल ए है, आफ्टर रिएक्शन मोल आप बी बताओ कितने बनेंगे? मोल ऑफ सी बताओ कितने बनेंगे? जो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है वो लगाओ। भाई मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाया? रिएक्शन दी है, ए के मोल दिए हैं, बी और सी के निकालने हैं। जैसे निकाल पाते हो वैसे निकाल के दिखाओ, बी के कितने आ रहे हैं, सी के कितने आ रहे हैं। अरे मक्कार लौंडो, इतना टाइम लगे क्या? किसी रिएक्शन में किसी के मोल निकालने तो कैसे निकालते हो?
मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल ऑफ बी अपॉन कॉफिशिएंट, मोल ऑफ बी कितना आया, अब सी के निकालो, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, एक बार इसके इसके बराबर की, एक बार इसके इसके बराबर की, तो कितने आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। देखो जो यहां पे रेशियो होता है उसी रेशियो में वैल्यू आती है, यदि ये रेशियो बराबर है तो बराबर आएंगे, अब वो बराबर 1 भी हो सकता है, बराबर 2 भी हो सकता है, बराबर 3 भी हो सकता है, बराबर आएंगे वो ये बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि 1 आएंगे, वो तो मैंने ये 1 लिया तो ये 1 आया, अब मैं 10 लेता तो 10 आते, मगर बराबर जरूर आएंगे ये बता रहा है। अच्छा इतनी बात तो ठीक हो गई कि अब तुम ये तो कहोगे कि ना मोल बराबर आएंगे, अच्छा मोल बराबर आ गए तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक ही कंटेनर में दोनों गैस है तो दोनों को प्रेशर सेम महसूस, सॉरी दोनों को टेम्परेचर सेम महसूस होगा, इसका मतलब ये बराबर है, आर बराबर है, मोल बराबर है, और दोनों एक ही कंटेनर में पड़े हैं तो वॉल्यूम भी सेम महसूस होगा। भाई ये रूम तुम्हें जितना बड़ा दिखेगा उतना ही हमें बड़ा दिखेगा, इस रूम में जो टेम्परेचर तुम्हें फील होगा वही हमें फील होगा, तो इसका मतलब प्रेशर भी बराबर ही होगा जब सब कुछ बराबर है, तो है कि नहीं, तो इसी वजह से हम लोगों ने बराबर कर दिया। कहां गया, किधर है, यही था ना। तो यदि मोल बराबर है तो प्रेशर हमेशा बराबर होगा, और ये बात मैं समझा चुका था मगर आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी, ये देखो शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट दिया है कि मोल और प्रेशर को डिट्टो सेम तरह से बिहेव करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि मोल बराबर है तो प्रेशर अपने आप बराबर होगा, सबसे पहले ही समझाया ये बात कि जैसे दिक्कत ना आए, मगर फिर भी कोई नहीं, आप पूछ सकते हो, हमारा काम है बताना। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, कितने बजे क्लास ओवर होती है, 45 ना, अरे तो बस 10 मिनट का ही काम है। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपने 1 पढ़ ली, 0 पढ़ ली, 1 और 0 से एक क्वेश्चन आउट है पेपर में, अब क्या आएगा मुझे नहीं पता, पेपर तो वो बनाता है, जो आएगा पढ़ाया आएगा ये पता है, और आएगा एक क्वेश्चन ये पता है, बस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये भी नहीं पता है, दो चीजें नहीं पता है, क्वेश्चन कौन सा आएगा और कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये पता है आएगा, और ये पता है इन्हीं में से कुछ आएगा, दो चीजें पता है। अच्छा अब nth ऑर्डर की चर्चा करते हैं। nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जरा समझिएगा। देखो nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन हम निकालना जा रहे हैं, उसका क्या काम है फिर मैं समझा दूंगा। तो मैंने माना कि यार कोई रिएक्शन है जो nth ऑर्डर की है, ये देखो एक रिएक्शन लिखी है A इक्वल टू बी, इसकी रेट इक्वेशन हम लोगों ने ये बनाई, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनमें क्या क्या बात याद रखनी है मैं बताता जाऊंगा, उस पर फोकस रखिएगा। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब देखो यार, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान रखना, नीट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, मगर जेई में आया तो नीट में आ सकता है, क्योंकि वो इक्वेशन आपके सिलेबस में है, इक्वेशन सिलेबस में, मगर वो इतनी अप्रोच लगा के इस टाइप का क्वेश्चन बना नहीं पाए हैं, मगर थ्योरी भी सिलेबस में है, सब कुछ सिलेबस में है, तो जब थ्योरी सिलेबस में है तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो बात अलग है कि उन्होंने इतना इनोवेशन नहीं किया है, मगर भाई ने कर दिया तो तुम लपट जाओगे, तो थोड़ा सा लिख दूंगा, एक ही लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें कोई बच्चा लॉग ले ले कि नहीं यार सर लॉग ले लेते हैं, तो ले लो, तो देखो डरना नहीं, डायरेक्ट कर दिया, लॉग आर लॉग के प्लस लॉग ए टी की पावर एन, एन आगे आ गया। अब यहां पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। हमने हजारों बार ये इक्वेशन लिखी है, जब 0 पढ़ाया तब लिखा, जब 1 पढ़ाया तब लिखा, तो भाई ने भी लिख रखी है, मतलब एनसीईआरटी में भी हजारों बार ये लिखी है, बस लॉग लेके ये इक्वेशन नहीं लिखी है,
तो यार लॉग लेके थोड़ा बहुत तो मैथमेटिकल ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, हम लोग ग्राफ में करते हैं। तो देखो ये, अब इस इक्वेशन की खास बात जरा समझना, यदि मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूं, लॉग रेट, ये रेट है, वर्सेस लॉग एटी के बीच में, तो इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, और उसका स्लोप क्या है, गौर समझो स्लोप क्या है, एन, एन क्या है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। देखो, यदि लॉग रेट और लॉग एटी के बीच में इक्वेशन खींच दी जाए तो उसका स्लोप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यार रेट और एटी के बीच में तो आपने इक्वेशन खींच रखी है, ये देखो। तो ये विद इन द सिलेबस क्वेश्चन है, बस अभी नीट में उसने इतना इनोवेट नहीं किया है, बस इसमें लॉग चिपकाना है दोनों तरफ, और जैसे ही चिपका दोगे तो स्लोप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अभी स्लोप एम है, मतलब के की वैल्यू है, यहाँ के है, एम की जगह क्या है, के है, मगर जैसे ही लॉग लगा देंगे, किधर गया, पहुंच जाओ भाई, कितना पढ़ा दिया, ये आ गया, तो वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, है। बस इतना ही बताना है। उसने क्या किया है, ग्राफ खींचा ऐसा, देखो क्वेश्चन क्या आया था, 22 या 23 का क्वेश्चन है। उसने कहा कि भाई एक ग्राफ है, लॉग रेट वर्सेस लॉग एटी के बीच में दो रिएक्शन का, एक रिएक्शन ए है, एक रिएक्शन बी है। अब वो पूछ रहा है कि विच रिएक्शन हैव मैक्सिमम ऑर्डर। उसने वैसे ऑर्डर का ऑर्डर लगाया है कि इनमें से ऑर्डर लगाओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का किसका ज्यादा है किसका कम। तो ए बी, अब सिंपल क्वेश्चन है, सी और डी, बस इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब पहली बार देखने को मिलेगा, तो हो सकता है हम इस चीज को क्लिक ही न कर पाए कि ये ग्राफ किस चीज का बना हुआ है और इसका स्लोप है क्या। अब बस जिसको ग्राफ पता है कि ये किस चीज का ग्राफ है, वो तो सेकंडों में निकाल देगा, मगर जिसने अभी तक इस टाइप का ग्राफ पढ़ा ही नहीं है, तो उसको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये कौन सी इक्वेशन की ग्राफ की चर्चा कर रहा है। अब जिसको पता है तो वो तो 2 सेकंड लगाएगा कि भैया जिसका स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा है, ए का, तो ऑर्डर भी ज्यादा ए का होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो पहला क्वेश्चन तो यहां पर ये बन सकता है, और ये विद इन द सिलेबस है। क्यों, विदाउट लॉग वाली इक्वेशन का ग्राफ आप बना चुके हो और एनसीईआरटी में भी बनाए, और ये इक्वेशन एनसीईआरटी में बहुत बार लिखी है, बस लॉग लेना रह गया है। और लॉग रहते ही एक नया टाइप का क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा जिसको तुमने देखा नहीं होगा, तो अचानक आएगा तो वो टफ लगेगा क्योंकि देखा नहीं है। और यदि देख रखा है तो तुम्हें रद्दी लगा, तुम सब लोगों ने आंसर सही बताया है। मगर यदि मैं डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन डाल देता ना, तो फिर तुम अभी टेढ़े हो जाते, यार ये पता नहीं इक्वेशन इन्होंने कौन सी बनाई, ये तो इन्होंने पढ़ाई भी नहीं है, और इसका ग्राफ बनाए कैसे। तो पहले तो इक्वेशन कौन सी है, तो तुम इक्वेशन जब ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन हमने बताई नहीं है कि लॉग रेट इक्वल टू एटी के बीच में कोई इक्वेशन बनाई है। ये तो इनोवेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट समझो, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का थोड़ा ध्यान रखना, लपेट सकता है हमको। अच्छा, अब मैं आगे आया, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका के ये निकलता है nth ऑर्डर का, n-1 इंटू टी 1 एटी की पावर n-1 1 A0 की पावर n-1। ये के की इक्वेशन निकलती है। क्या हमें इस के की इक्वेशन का काम है, नहीं है। याद है सो गुड, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका हमें जरूरत नहीं है। ये nth ऑर्डर की के की इक्वेशन है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो, यदि मैं यहां पर n की वैल्यू 2 डाल दूं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ये 1/80 - 1/A0।
ये इक्वेशन की जरूरत है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर हमें पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें ये याद रखना है, ऊपर वाली नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो जर्नल फॉर्म है ये इनके लिए वैलिड है जब ऑर्डर की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो। 0 के लिए वैलिड नहीं है, 1 के लिए वैलिड नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले इसी को पढ़ाते फिर n इक्वल टू 0 डालते फिर n इक्वल टू 1 डालते, मगर ये वैलिड ही नहीं है उसके लिए। ये 2 या 2 से ज्यादा के लिए वैलिड है ना। और 3 वाली अपने सिलेबस में नहीं है और 2 से भी क्वेश्चन आता ही नहीं है ज्यादा, मगर हाँ इक्वेशन याद रखो। तो सेकंड ऑर्डर के k की इक्वेशन है 1 अपॉन टी ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट। अब अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसी के लिए मैंने ये पढ़ाई है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, गौर सुनना, nth ऑर्डर, nth ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। तो जरा देखो nth ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड, तो जब तुम t को t हाफ लिखोगे वही रूल है, कोई नया आएगा ही नहीं। ए टी को क्या लिखोगे, ए नॉट बाई 2। 3 बार ये कर चुका हूं। जब टी हाफ टाइम चल लोगे तो कितना डिसोसिएट हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 डिसोसिएट हो जाएगा, बचेगा कितना, ए नॉट बाई 2। तो अब इसमें बस टी की जगह टी हाफ डाल दो, ए टी की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दो। तो जब इसमें डालोगे तो ये इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। भाई देखो कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट लिखने की, ये इधर गया ये इधर आया, तो n माइनस 1 इंटू के। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए नॉट बाई 2, तो इसका मतलब 2 की पावर n माइनस 1 है और ये 2 ऊपर चला गया तो 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर आ गया। ए टी की जगह क्या डालोगे, ए नॉट बाई 2, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1, और ये पहले से ही ए नॉट की पावर n माइनस 1 है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब आप सोच रहे होगे क्या ये इतनी टफ इक्वेशन आपको याद रखनी है, नहीं, आपको क्या याद रखना अभी बताऊंगा, मगर थोड़ा सा ये समझा दूं आया कहां से, नहीं तो कहोगे यार सब जगह पे आपने भयंगी मार दी है, डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, अब इसमें से जो अपने काम की बात है वो ये है, गौर सुनो, ये कांस्टेंट नंबर है एन की वैल्यू का, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, 2 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। टी हाफ और ए नॉट में क्या रिलेशन आ रहा है, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखो। इस इक्वेशन पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगा, ये मत याद रखना, ये कहां से आया याद मत रखना, ये सब याद ना रखना, ये मन हो तो याद रखना नहीं तो ना याद रखना, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर की है, ये याद रखनी पड़ेगी। nth ऑर्डर का टी हाफ का रिलेशन क्या होता है, nth ऑर्डर के टी हाफ का रिलेशन क्या होता है ए नॉट के साथ, ये याद रखना। आपको इतना पढ़ाया, इसमें क्या क्या जरूरत है, एक तो ये कैसे आया क्योंकि इस पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और ये आपको आती है, इसमें बस लॉग खींच देना है। एक आपको ये याद रखना है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन तो याद रखोगे ही रखोगे, ये याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों याद रखना है, गौर समझो, n इक्वल टू 0 डालो, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, 0 ऑर्डर में क्या था, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। n इक्वल टू 1 डालो, 1 माइनस 1 0, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए, n इक्वल टू 2 डालो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ ए नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ए की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसका टी हाफ कम होगा, और चाहो तो डाल के देख लो। देखो अब सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ निकाल रहा हूं, गौर से देखिए, इसमें डालिए, अब सेकेंड ऑर्डर का निकाल लो ना, ए की जगह क्या डालोगे, ए नॉट बाई 2, ये टी हाफ हुआ, टी हाफ इधर आ गया, 1 अपॉन के इधर आ गया, ए नॉट बाई 2 डालोगे 2 ऊपर आ गया, 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट, 2 अपॉन ए नॉट, 1 अपॉन ए नॉट का मतलब 1 अपॉन ए नॉट, क्योंकि ए नॉट कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डरे तो बताना, सॉरी गलत लिखा है, के भी नीचे आएगा,
ये सेकंड ऑर्डर का टी हाफ है, सेकंड ऑर्डर का टी हाफ है, चेक करो आप, है। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है अभी मैं कराऊंगा। तो ये रिलेशन याद रखने के लिए मैंने तुम्हें nth ऑर्डर की इक्वेशन को थोड़ा पढ़ाया है, एक ये रिलेशन के लिए और एक ये वाले ग्राफ के लिए, क्योंकि इस ग्राफ पे आज नहीं तो 2 साल या 3 साल या अगली साल वो तो बनाने वाले पे है। तो जब उसको नया क्वेश्चन बनाना होगा तो वो जेई में जाके कूदता है, कि क्योंकि जेई में नए तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, अनलिमिटेड आते हैं। उनके क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन में एक ही तरह का डिफरेंस होता है, थ्योरी तो वही रहेगी, अलग कैसे हो जाएगी। और 90% थ्योरी कॉमन है कि वो उस थ्योरी पे घुमा के नया क्वेश्चन ड्रा कर पाते हैं। उन्होंने इस पर क्वेश्चन बना रखा है, भाई लोगों ने नहीं बनाया। वो डिट्टो एकदम सिंपल क्वेश्चन चले आते हैं, मगर बनाया जा सकता है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग ये इक्वेशन याद रखोगे, ये तो याद ही रखनी, ये इक्वेशन याद रखो। इस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं कल कराऊंगा, है ना, आज नहीं। टी हाफ इक्वल टू टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसको सिखाऊंगा कल, इसको कल सिखाऊंगा। तो यहां तक आज कर लो और ये ठीक लो। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आर्नियस इक्वेशन नेक्स्ट क्लास। और पीछे आगे की ओर, ये और आगे, अब पढ़ाई कहाँ है, यही होगी ना। ठीक है, बात समझ पा रहे हो सब लोग। तो इस इक्वेशन पे हम यहीं से उठाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी जगह पे उठा के बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, कैसे ड्रा होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और आप सभी बच्चे आप सब पढ़ाई करते रहो, आपका फ्यूचर है। और फ्यूचर ध्यान रखना, जितनी गलती करोगे वो 50 साल तक भोगना पड़ेगा। आज डॉक्टर बन गए तो 50 साल तक अय्यासी काटोगे, नहीं बन पाए तो 50 साल तक भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर या तो हम रिक्शा चलाएंगे, या हम सब्जी बेचेंगे, या हम छोटे मोटे नौकरी करेंगे, टिफिन लेके टहल रहे होंगे किसी फैक्ट्री में, बैंक में, या समथिंग जो भी हो। और वो 50 साल तक जब तक जियोगे तब तक आपको याद आएगा, तब तक आपको टेंशन होगी, अरे यार उस दिन शायद थोड़ा पढ़ लेता तो आज सुबह 6 बजे उठ के ड्यूटी ना जानी पड़ती। और हम 8 बजे की क्लास नहीं कर रहे, मगर 6 बजे उठ के ड्यूटी जरूर जा रहे होंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, प्रेशर होगा। वो पैसे देगा नहीं, भगा देगा 2 मिनट में, तो तुम अपने आप 6 बजे उठोगे, तुम्हारी नींद अपने आप खुल जाएगी, अपने आप खुल जाएगी। और यदि आपको लगता हो नहीं खुल रही है तो अपने गार्जियन को देख लो, उनकी नींद अपने आप खुलती है। इंसान वो भी है, अपने आप कैसे खुल जाती है, किसी की घंटा अपने आप नहीं खुलती है, मगर प्रेशर इतना है। इंसान वो भी है, इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी है, मगर उनको पता है कि अब रास्ता नहीं है। तुम्हें अभी पता है कि तुम्हारे पर रास्ता है, तो अपना जान लगाओ, पूरी मेहनत करो, अपनी तरफ से हम बेस्ट करके सब कुछ दे देंगे। उसमें कहीं कुछ नहीं होगा कि नहीं यार ये चीज ऐसी आई जो मैंने कभी देखी नहीं है, ऐसा होएगा ही नहीं। वो सब हम अरेंज करके बैठे हुए हैं, इतने सालों से यही कर रहे हैं, मगर आप अपनी तरफ से तैयारी में रहो। मैं सब कुछ एक एक करके करा दूंगा, चाहे मैं जितनी देर से आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों बार सिलेबस खत्म कराया, तो हजारों बार मुझे तो आइडिया है कब कहाँ कैसे करना है। आपका रिवीजन इसीलिए साथ में चालू कर दिया, उनका खत्म होने के बाद चालू किया भाई। मंथन 1, मंथन 2, मंजिल, इन सब का रिवीजन खत्म होने के बाद चालू हुआ है, मगर आपका साथ में कर दिया, क्योंकि खत्म होने के बाद चालू करूंगा ना तो मिस भी हो सकता है, साथ में चलता रहेगा। अरे 3 बार करा दूंगा, मान लो टाइम निकल आया फिर एक बार और करा देंगे। आज क्वेश्चन करा रहे हैं, कल एनसीईआरटी वाले करा देंगे, परसों वो क्वेश्चन करा देंगे जो मेरे हिसाब से उस समय पेपर में आ सकते होंगे, क्योंकि तब तक पेपर का बहुत कुछ क्लियर भी होने लगेगा कि नहीं यार इस बार एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है। वो अपनी नोटिफिकेशन निकालते हैं ना, तो उससे भी बहुत सारे क्लू मिलते हैं कि इस बार उनकी सोच कहाँ पे चल रही है। तो उस हिसाब से फिर हम क्वेश्चन करा देंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कराते हैं, शायद इस तरह के क्वेश्चन इस बार मिलेंगे, तो वो सब कर लेंगे। तो टाइम खूब है, टाइम कम नहीं होता है, मेहनत कम होती है, हमेशा ध्यान रखना। टाइम कम नहीं होता है, आराम से मस्ती से पढ़ो। कोई कह रहा था ना कि सर देर लग रही है क्वेश्चन करने में, अरे देर लगे लगने दो, तुम करते तो जाओ, 2 महीने बाद अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। मगर हम 2 दिन करते हैं, रो देते हैं, अच्छा यार बहुत कम हो रहा है, छोड़ो। आप करते तो जाओ, अपने आप हो जाएंगे। क्या हम लोग की स्पीड इतनी ज्यादा है, या क्वेश्चन कर पाते तो क्या इंसान, मतलब हम लोग का ज्यादा दिमाग है? नहीं, तुमसे ज्यादा बेवकूफ है ना। तो पूछ लो फिजिक्स, अभी पूछ लो बायो, पूछ लो
और कुछ जलोजी बॉटनी जो भी हो तो आप नहीं बता पाएंगे। बात ये 20 साल से प्रैक्टिस चल रही है ना, इसलिए बता पा रहे हैं। तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे होते चले जाओगे, मगर करते रहो लगातार, और लगातार करते जाओगे अच्छे होते चले जाओगे। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और बिना मेहनत से तो देखो कुछ नहीं होता है। बातें तो कुछ भी करा लो, क्योंकि बातें करना सबसे आसान काम है।